हेलो दोस्तों। मौत आई। हीरेलाई के पहले भाग में आपने सुना कि जैक क्रेन अपने छोटे शहर में बेकार वक्त बर्बाद कर रहा होता है। तभी उसको उसके पुराने बॉस कर्नल ऑल्सन का फोन आता है, जो उसको एक अच्छी नौकरी की पेशकश करता है। जैक खुश हो जाता है, लेकिन जब वहां जाता है तो वहां उसे कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि पैसे के हिसाब से काम कुछ नहीं था। वहां पर उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है, जो उसको कर्नल ओल्सन का साथ देने के लिए कहती है। अब उससे आगे सुनिए। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। तुम्हें उसका साथ देना होगा, जैक। सबके साथ एसेक्स का रवैया बहुत सख्त है। मिसेस एसेक्स का भी यही हाल है। ओहो, तो क्या कोई मिसेस एसेक्स भी है? पैम ने अपनी नाक मली। तुम भाग्यवान हो कि बर्नी ने तुम्हें नौकरी दिलवाई है। हाँ, यहां पर मिसेस एसेक्स है, प्यारी विक्टोरिया या एसेक्स। मुझे आशा है कि तुम उसके करीब जाने की कोशिश नहीं करोगे। वह संसार की सबसे कमीनी औरत है। सारे आदमी उससे कांपते हैं। अच्छा, यह बात है। तुम्हारा एक भी कदम गलत उठा और उसने तुमको दरवाजा दिखलाया। उसका पति उसकी मुट्ठी में है। हालांकि एसेक्स भी कम हरामी नहीं है। वह बहुत घमंडी है, लेकिन घमंड करने के लिए उसके पास कुछ तो है। और वह विक्टोरिया, वह बेकार ही उछलती है। उसके पास है ही क्या? बस एक खूबसूरत चेहरा और शरीर। वह एक बिगड़ी हुई मस्त कुतिया है, जो एसेक्स पर आश्रित हर व्यक्ति को अपना खिलौना समझती है। वह बड़ी गहरी मार मारती है। पैम हंसने लगी। तुम उससे दूर ही रहना। तुम आज रात को क्या कर रहे हो? सुनो, मुझे कहीं बाहर डिनर के लिए ले चलो। मेरे पास मिनी ऑस्टिन कार है। हम शहर में किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जहां समुद्री खाद्य पदार्थ मिलते हैं जा सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा। अब आप कृपया करके अपना यह खूबसूरत जिस्म यहां से बाहर ले जाइए। मुझे कुछ काम करना है। जैक, तुम्हें यह जिस्म ऐसे ही सताता रहेगा। कहते हुए उसने अपनी दोनों बाहों के घेरे में मुझे बांध लिया। एस्पार्डन रेस्ट्रा समुद्र किनारे बना एक खूबसूरत रेस्ट्रा है। इसकी दीवारों पर प्लास्टर की बनी रंग बिरंगी तलवार जैसी व अन्य दूसरी मछलियों की आकृतियां बड़ी आकर्षक लग रही थीं। मेजों पर बिजली की मोमबत्ती जल रही थी, और वे इतनी दूर दूर लगी हुई थीं कि लोग वहां बैठकर अपनी प्राइवेट बातें कर सकते थे, और उनकी बातें दूसरों तक नहीं पहुंचती थीं। पैम ने एड़ियों को छूता हुआ लंबा गाउन पहन रखा था। उसने कमर में जो चांदी की पेटी लगा रखी थी, उसमें सामने की ओर सांप का फन बना हुआ था। उसका रूप जैसे चकाचौंध पैदा कर रहा था। मेटरे डी होटल मुस्कुराते हुए उसके करीब आया। पैम ने बहुत धीमी आवाज में उससे कुछ कहा। वह हमें मार्ग दिखाता हुआ रेस्तरा के एक छोर पर रखी हुई टेबल की ओर लेकर पहुंचा। वहां से सारे रेस्तरा का नजारा देखा जा सकता था। पैम ने बैठने के लिए कुर्सी खींची और उस पर बैठकर मुस्कुराने लगी। मिस ऑन्सबोर्न, आज तुमको यहां पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे लिए शैंपेन की कॉकटेल तैयार करवाऊं। अच्छा, खाने के लिए क्या लेंगी? कहता हुआ वह पैम के एकदम करीब झुक गया। उसने अभी तक मुझे नहीं देखा था। जरा मीनू लाना। और हाँ, मेरे लिए एक स्कॉच। मेरी आवाज सुनते ही उसने चौंक कर मेरी ओर देखा। उसने मेरे सामान्य से सूट पर ऊपर से नीचे तक नजर घुमाई, और फिर उसकी आंखों में मेरे लिए तुझता के भाव उभर आए। क्या लेना है, क्या नहीं, इस बात को हेनरी पर छोड़ो, पैम ने नम्रता से कहा। मेरा दिल हुआ कि कोई तीखी सी बात कह डालूं, पर वहां का माहौल और मोटे आदमी का उत्तेजक व्यवहार देखकर मैं शांत रहा। बिल्कुल ठीक, हम उसे हेनरी पर छोड़ते हैं, मैंने कहा। हेनरी मुड़ा और वहां से चला गया। तुम भी उसके साथ बहुत चिपक रही थी। वह तो पहली बार मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो गया था। चाहे जो हो, जगह है बहुत प्यारी और खाना भी बहुत लजीज मिलता है। मैं आराम से बैठ गया। जगह सचमुच एकदम शानदार थी। उस हिसाब से महंगी भी बहुत होगी। मैंने उसकी ओर समझौते के मूड में देखा और मन ही मन उसकी रुचि की दाद दी। बर्फ में दबी हुई शराब की बोतलें लेकर एक वेटर हमारे पास आया। जब वह बोतलें मेज पर रख रहा था, पैम उसे देखकर बड़ी बांकी अदा से मुस्कुराई। मैं उसकी सारी हरकतें बड़े गौर से देख रहा था। तुमको वाकई जीने का आर्ट आता है। कहते हुए मैंने देखा वेटर मेज पर खाना लगा रहा था। खाना वाकई लाजवाब लग रहा था। सॉस में पड़ी स्वादिष्ट सोल मछली थी। वह केकड़े के गोश्त के स्लाइस थे। मैंने एक मछली कांटे में फंसाई और मुंह में डाल ली। पैम की बड़ी बड़ी हरी आंखें चमक रही थीं। पुरुष जानते हो, वे मुझ जैसी लड़की के लिए क्या करेंगे? कोई ना कोई चाल।
मतलब आदमी देना कम से कम चाहेगा और लेना अधिक से अधिक, चाहे पुरुष मेहरबान हो या डर जाए, लेकिन काम हो ही जाता है। मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है? यह तो तुम्हारे अपने सोचने के ढंग पर निर्भर करता है। तुम्हारी यह बात हमेशा याद रखूंगा। उसने एक उड़ती हुई नजर मुझ पर डाली। कुछ क्षण हम चुपचाप खामोशी से खाते रहे। तब मैंने कहा, बर्नी क्या कई दिनों तक वापस नहीं लौटेगा? सुनो जैक, इस समय बर्नी की बात छोड़ो और कोई बात करो। मुझे याद आया, एयरपोर्ट छोड़ने से पूर्व वह कुछ परेशान था। पैम ने मुझसे 8 बजे आने के लिए कहा था। इस बीच मैंने नहा धोकर शेव बनाई और शराब पीने के लिए गिलास में डाल ली। 7:25 हो चुके थे। तभी टिम आ गया। वह बहुत थका हुआ, पसीने से भीगा और गंदा लग रहा था। मेरे पास एक ऐसा मेहमान आया था जो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता था। तुम्हारा मतलब पैम से है? हाँ, मैं जानता हूं वह लड़की तुम्हारे लायक है, लेकिन इतनी ज्यादा दोस्ती भी ठीक नहीं। मैं आज रात उसके साथ बाहर जा रहा हूं। टिम ने मेरे हाथ में भरा हुआ गिलास देखा तो कहा, क्या मैं भी पी सकता हूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहते हुए मैंने स्कॉच और सोडा मिलाया और ऊपर से काफी सारी बर्फ डालकर ग्लास उसके हाथ में थमा दिया। आखिर वह है कौन? वह ओल्सन की गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर मुझे धक्का लगा। तुम बर्नी को जानते हो? बहुत अच्छी तरह। दोनों में इतनी गहरी मित्रता होते हुए भी बर्नी कभी इसके साथ सोया नहीं। ओ भगवान, काश मुझे यह सब पहले से मालूम होता। अब मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आज रात को भी उसके साथ बाहर नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं जाओगे कोई और जाएगा। ठीक है, वह बर्नी की दोस्त है, पर बर्नी जो उसे नहीं दे पाता वह दूसरों से ले लेती है। उसमें बुरा ही क्या है? आधा पैराडाइज सिटी ये सब जानता है। तुम इस बात को गंभीरता से क्यों लेते हो? उसने अपना ग्लास खाली किया, मेज पर रखा और दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ बोला, जैक चलता हूं, मुझे नहाना है और जरा टीवी देखूंगा। जिंदगी वाकई कितनी बेहुदा है। क्यों? उसने कहा और मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन इस वक्त रेस्टोरेंट में पैम के साथ खाने की मेज पर बैठा हुआ हूं। मेरी चेतना में बर्नी की स्मृति जैसे जागृत हो उठी थी। वेटर जैसे ही खाली प्लेटें लेकर ओझल हुआ, मैंने पैम से कहा, टिम ने मुझे बताया था कि तुम बर्नी की गर्लफ्रेंड हो। बर्नी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। यही सब सोचकर मैं परेशान हूं। भगवान के लिए अब यह टॉपिक बंद भी करो। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है, क्या इतना काफी नहीं है? बर्नी मुझे अच्छी तरह जानता है और वह इन बातों का भी बुरा नहीं मानता, समझे? वेटर खाने की और भी उम्दा डिशेज मेज पर सजा गया था। देखो कितनी बढ़िया चीजें हैं, खाओ। वह इस बात का बुरा मान सकता है? अच्छा, क्या वह सचमुच तुमसे प्यार करता है और तुम उससे? ओफो, चुप रहो। मैं चुपचाप अपने खाने की प्लेट से खेलने लगा। मेरी भूख जैसे एकदम गायब हो गई थी। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं इस लड़की को अब छूंगा भी नहीं। बर्नी मेरा घनिष्ठ मित्र है और मैं ही अपने मित्र की गर्लफ्रेंड के साथ। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। तभी मैंने एक रोबदार और शालीन से दिखने वाले व्यक्ति को रेस्तरां में प्रवेश द्वार से अंदर आते देखा। हेनरी जैसे उड़ता हुआ उसके स्वागत में वहां जा पहुंचा। जब वह जरा करीब आया, बिजली की हल्की रोशनी में मैंने देखा वह एक लंबा हट्टा कट्टा करीब 70 वर्ष की उम्र का पुरुष था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा आदमी देखा था। उसकी चाल ऐसी थी जैसे कोई सनकी चल रहा हो। मोटे चेहरे पर बेडोल नाक के अग्रभाग को देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई नाराज डॉल्फिन मछली हो। उसने सिर पर जो नारंगी रंग का विग पहन रखा था वह भी बड़ा विचित्र लग रहा था। विग ने उसके गंजे सिर पर चारों ओर बालों की एक बाउंड्री लाइन बना रखी थी। उसने क्रीम रंग का लिनेन का सूट और बैंगनी रंग की फ्री लगी हुई शर्ट पहनी हुई थी। मुझे खुशी हुई। कम से कम टॉपिक बदलने के लिए कोई मसाला तो मिला। पैम, इस आदमी को देखो, क्या तुम इसे जानती हो? पैम ने उसकी ओर देखा। यह क्लाउडे केंड्रिक है, यहाँ की सबसे ज्यादा फैशनेबल, सबसे अधिक महंगी और सबसे ज्यादा पैसे देने वाली आर्ट गैलरी का मालिक। वह मोटा आदमी हमसे 3 टेबल आगे बैठ गया। उसके पीछे पीछे दुबला पतला आदमी आया। वह 25 से लेकर 40 वर्ष की उम्र में से किसी का भी हो सकता था। उसके लंबे घने बालों का रंग काला था। पतले चेहरे पर जड़ी दो छोटी छोटी आंखें और एकदम बारीक से होंठ देखकर लगता था जैसे कोई दुष्ट चूहा चला आ रहा हो। यह जो दूसरा आदमी है
वह लुइस डी मामे हैं। यह आर्ट गैलरी का ऑर्गेनाइजर है। कहते हुए पैम ने भुने हुए मसालेदार मांस की बोटी को काटा और मुंह में ले जाकर चबाने लगी। हेनरी उनके स्वागत सत्कार में लगा हुआ था। उनके बैठते ही मेज पर वोदका मार्टिनी की बोतल तुरंत ऐसे आ गई जैसे किसी ने जादू के जोर से मंगवा लिया हो। उस मोटे आदमी के साथी ने पीने से इनकार कर दिया। हेनरी और मोटे के बीच खाने पीने के बारे में कुछ बातें हुई और हेनरी एक वेटर को हाथ के इशारे से बुलाकर एकदम गायब हो गया। क्लाउडे केंड्रिक ने अपनी चारों ओर कुछ इस तरह से देखा जैसे कोई राजा अपने दरबारियों को देख रहा हो। उसने हमारी ओर देखा। एक क्षण के लिए उसकी छोटी छोटी आंखें मुझ पर ठहरी। फिर वह पैम की आंखों से जा मिली। उसकी भव्वें उठीं और फिर वह मुस्कुराने लगा। अचानक उसने एक बेहुदा हरकत की। उसने अपना नारंगी विग सिर पर से उतारा और पैम को देखते हुए उसे हैट की तरह हिलाने लगा। कुछ देर बाद उसने विग फिर से सिर पर रखा और अपने साथी से बातें करने लगा। पैम झेपती हुई मुस्कुराई और बोली, यह सचमुच गजब का आदमी है। अपनी सारी महिला मित्रों का वह इसी तरह स्वागत करता है। तुम उसकी मित्र हो। मैं उसको कुछ वर्षों से जानती हूं और उसके कुछ विशिष्ट आभूषणों के प्रदर्शन के लिए मॉडलिंग का काम भी करती हूं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूं। कहती हुई वह उठी और कैंड्रिक की ओर चल दी। 3 मिनट तक उसे बातचीत की और फिर वापस मेरे पास आ पहुंची। क्या बात थी, मैंने पूछा। यह आदमी कमाल का मोटर चालक है। मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ सैर की जाए। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। तुम चलोगे ना? एक पल के लिए मैं ठिठका, पर तुरंत ही कहा, हां क्यों नहीं। मैंने कैंड्रिक की ओर देखा। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और उसने धीरे धीरे सर हिलाया। मैंने भी उसके उत्तर में वैसे ही सर हिला दिया। वेटर ने उनके मेज पर सैल्मन मछली लाकर रखी। हमने अपना खाना और कॉफी समाप्त कर ली थी। कैंड्रिक और डी मामे ने सिर्फ सैल्मन और कॉफी ली थी। हम और वे दोनों एक साथ ही उठकर खड़े हुए। जब हम उनके पास पहुंचे तो पैम ने हमारा परिचय करवाया। क्लाउडे, ये जैक क्रेन है। ये रनवे पर काम कर रहे हैं। जैक, ये मिस्टर क्लाउडे हैं। उसने मुझसे हाथ मिलाया और कहा, मैं इस खूबसूरत नगर में तुम्हारा स्वागत करता हूं और साथ ही ये आशा भी करता हूं कि तुम यहां बहुत बहुत खुश रहोगे। लुइस, हमारी प्यारी पैम का ध्यान रखना। मैं जरा जैक से कुछ बातें करना चाहता हूं। आओ हम बाहर चांदनी में चलें। उसने मेरी बांह पकड़ी और बाहर की ओर ले चला। रास्ते में 2 बार उसने विग उतारकर अपनी महिला मित्रों का स्वागत किया। वह मुझसे चिपका हुआ था और मुझे पसीना आ रहा था। बाहर रात गर्म थी। हम एक जगह आकर रुके। केंद्रिक ने कहा, लुईस, तुम पैम को बोटिंग के लिए ले जाओ। मैं थोड़ी देर जैक से बातें करूंगा। मेरे कुछ कहने से पूर्व ही पैम और लुईस वहां से चले गए। क्या बातें करनी है? मुझे इस झक्की आदमी से बहुत चिढ़ हुई। बर्नी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मुझे उसके बारे में कुछ बातें करनी है। केंद्रिक ने सिल्क के रुमाल से अपना मुंह पोंछा। आओ मेरी कार में चलो। वह एयर कंडीशन्ड है। यहां पर तो बहुत गर्मी है। पहले मैं थोड़ा हिचका, फिर उसके साथ चल पड़ा। हम वहां से थोड़ा आगे बढ़े तो उस स्थान पर पीले और काले रंग की शानदार कैडिलैक खड़ी थी। एक जापानी शोफर निकल कर आया और उसने हमारे लिए गाड़ी के दरवाजे खोल दी। यूं को गाड़ी ले चलो, ऐसे ही जरा सैर करनी है, कहता हुआ केंद्रिक झुका और गाड़ी के अंदर घुस गया। मैं उसकी दूसरी ओर जा बैठा। शोफर और हमारे बीच एक कांच का पार्टीशन लगा था जिससे हमारी बात कोई अन्य नहीं सुन सकता था। केंड्रिक ने मुझे सिगार पेश किया, पर मैंने वह नहीं लिया। पहले समुद्र की ओर और फिर मुख्य मार्गों से होती हुई शहर के बाहर गाड़ी दौड़ रही थी। मैंने सुना है तुम बर्नी के बहुत अच्छे दोस्त हो। हाँ, मैं बर्नी के बारे में बहुत चिंतित हूं। उस बेचारे का वह भयंकर घाव। मैं चुप रहा। वह सचमुच अद्भुत व्यक्ति है। बेहद काम करता है। लेकिन सेक्स, वह तो एकदम जानवर है। और उसकी बीवी, मैं क्या कहूं, तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। बर्नी का भविष्य वहां असुरक्षित है। क्या हम सबका नहीं है? कहते हुए जो मैंने ऊपर दृष्टि उठाई तो देखा, स्वच्छ नीले आकाश में पीला चंद्रमा एक झिलमिलाते थाल सा सुंदर लग रहा था। क्या तुम भी स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हो? कौन नहीं करता? हाँ, तुम ठीक ही कहते हो। पर क्या तुम महत्वाकांक्षी हो? क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? मुझे मालूम है तुम्हारी भी यही इच्छा है और बर्नी भी ऐसा ही चाहता है। मैं उसी के कहे हुए शब्द तुमको बताता हूं।
एक बार उसने मुझसे कहा था, क्लाउडे, मैं जीवन की असुरक्षा को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर मुझे कहीं से किसी भी प्रकार काफी सारा पैसा मिल जाए तो मैं अवश्य प्राप्त करूंगा। बर्नी ने ऐसा कहा था। हाँ, यह उसी के कहे हुए शब्द हैं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधे देखा। सुनो कैंड्रिक, ऐसी बचकानी बातें ना करो। तुम जो कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो। उसने अपना नारंगी विग उतारा और उसके अंदर इस तरह देखने लगा जैसे कुछ छिपा रखा हो। कुछ देर बाद उसने उसे फिर से अपने सिर पर लगा लिया। बर्नी ने मुझसे कहा था कि उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत से तुमको छुटकारा दिलाया था। तुमने एक मनी चेंजर को मार डाला था और उसकी $3,000 की रकम लेकर भाग गए थे। उस आड़े वक्त में बर्नी ने ही तुम्हारे कहीं और होने की गवाही दी थी। वियतनामी रुपया बदलने वाले को मारना बहुत आसान है। उसके पास बहुत सा रुपया था और मुझे रुपयों की सख्त जरूरत थी। बर्नी जरूरत से ज्यादा बातें करता है। बर्नी ने लोगों से कहा था कि वह मनी चेंजर बम गिरने से मारा गया। सबने उसके कथन पर विश्वास कर दिया था। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और दौड़ती हुई कार से बाहर दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि पैराडाइज सिटी के चारों ओर जगमगाती बिजली की रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे कोई हीरों का हार झिलमिला रहा हो। मेरा मस्तिष्क सैगोन की यादों में खो गया। मेरी वियतनामी गर्लफ्रेंड को हांगकांग जाने के लिए पैसों की जरूरत थी। उसे सैगोन में अपना जीवन असुरक्षित लगा था। मैंने उसे बहुत समझाया, पर उसे तो बस एक ही रट थी कि यहां नहीं रहना है। हमारी रंगीन रातें धीरे धीरे खींच भरी रातें बन गईं। मुझे न जाने क्यों उससे बहुत अधिक ही लगाव था। यह जानते हुए भी कि इस तरह मैं उसको हमेशा के लिए खो दूंगा, मैंने उसके लिए पैसे का इंतजाम करने का निश्चय किया। एक दिन शाम को मैं एक मनी चेंजर के ऑफिस में गया। मेरे हाथ में रिवॉल्वर था और मैंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। उसे पिस्तौल की नोक पर रुपया वसूल किया। इधर रुपया लिया और उधर मेरी गोली चली। रुपया लाकर मैंने उस लड़की के हवाले किया। मैं शायद फंस जाता, पर बर्नी ने आकर मेरी सहायता की। उसने कहा कि इस दुर्घटना के समय मैं उसके साथ प्लेन पर काम में व्यस्त था। यह मेरा सौभाग्य था कि सैगोन में जो पहला बम गिरा वो उसी के ऑफिस में गिरा। उस समय तक वह जिंदा था। वह ऑफिस के अंदर ही था और गुजर चुके हादसे की कमांडिंग जनरल से शिकायत दर्ज कराने जा रहा था। मैंने यह सारी घटना बर्नी को ज्यों की त्यों सुना दी थी। उसने मेरी ओर घूर कर देखा और कहा था, सुनो, अब आगे से कभी ऐसा ना करना, वरना मैं तुमको नहीं छुड़वा पाऊंगा। उन दिनों मुझे हमेशा ही पैसे की तंगी रहती थी। मेरी एक दूसरी वियतनामी लड़की से दोस्ती हो गई। वह एक क्लब में डांसर थी। उसे भी पैसा चाहिए था। अधिकांश वियतनामी लड़कियां इसी तरह की होती हैं। मैं दोबारा फिर एक मनी चेंजर के पास पहुंचा। उस दिन बहुत तेज तूफान चल रहा था और साथ ही वियतनामी रॉकेट तेज बम वर्षा कर रहे थे। बूढ़े वियतनामियों को मारना मेरे लिए किसी जंगली बत्तख से ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैं उस वृद्ध की खुली सेफ में से $1,000 के नोट निकाल लाया। इन रुपयों से मैंने उस लड़की के साथ बड़े मौज मजे के दिन गुजारे। मैंने 3 बार और ऐसा ही किया और हर बार मनी चेंजर का खून कर डाला। आखिर मेरी आत्मा ने मुझसे विद्रोह कर दिया। उन वृद्ध मृत व्यक्तियों की भय से भरी आंखें हर समय मेरे सामने घूमने लगीं। यहां तक कि ओल्सन के प्लेन पर काम करते हुए भी वे मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तंग आकर मैंने अपना यह धंधा छोड़ दिया। उस समय आराम से कार में बैठे हुए भी वे आंखें पुनः मेरे सामने घूम गईं। केंद्रिक कह रहा था, क्या सोच रहे हो? क्या करना है? यह तो बर्नी ही तुम्हें बताएगा। लेकिन क्या यह सच है कि अगर तुम्हें बहुत सारा पैसा मिले तो तुम कुछ भी कर सकते हो? क्यों? मुझे ठीक ठीक बताओ। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मुझे पैसा कितना मिलेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। कहते हुए उसने सिगार का ढेर सारा धुआं उगल दिया, जिसे कार में लगे एक छोटे से पंखे ने तुरंत बाहर निकाल फेंका। एक क्षण चुप्पी छाई रही। तुमको कितना पैसा चाहिए? $2 लाख काफी होंगे? सुनते ही मुझे पसीना आ गया। इतनी दौलत तो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। मैं तुमसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं और सीधा ही जवाब चाहता हूं। तुम अपने बारे में क्या कहते हो? उसकी आवाज में खींच थी। मैं बर्नी से इस बारे में बात करूंगा। ठीक है। केंड्रिक ने एक छोटा सा माइक्रोफोन उठाया। युको, गाड़ी वापस मोड़ लो। कमाल का धंधा है। पहले बर्नी ने मुझे एक ऐसी नौकरी पर भेज दिया जहां कुछ काम ही नहीं है। फिर पैम ने मुझे बहकाया। अब तुम
इस नाटक के दृश्य में एकाएक प्रकट हो गए और मुझे 2 लाख का लालच दे रहे हो। मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर मैं अभी सीधा पुलिस के पास पहुंच जाऊं तो क्या वे इस मामले में रुचि लेंगी? केंद्रिक की आंखें सिकुड़ गईं। हमसे ज्यादा पुलिस तुम में दिलचस्पी लेगी डियर। अब छोड़ो इन बेकार की बातों को। जो भी काम तुमसे लिया जाएगा उसके एवज में तुमको $2 लाख मिलेंगे। तुम बर्नी से बात कर लेना। एक तरफ तुम्हारी वही अभावों से भरी घिसी पिटी जिंदगी है और दूसरी ओर ठाठदार शानो शौकत का जीवन है। अच्छी तरह सोच लो। मैं बर्नी से बात करूंगा। हम खामोशी से अपने अपने विचार में डूबे बैठे रहे। कैडिलैक रुकी तो हमने देखा एस्पार्डन रेस्तरां के बाहर पैम और डीमा में हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला कैंड्रिक ने कहा, डियर, मुझे विश्वास है तुम हमारा साथ अवश्य दोगे। मैं रुका और उसकी ओर देखा, लेकिन मुझे तुम पर नहीं है कहता हुआ मैं पैम की ओर बढ़ गया। पैम ने अपनी मोटर स्टार्ट की और हम वापस एयरपोर्ट की ओर चल दिए। तुम भी क्या हमारे प्लान में शामिल हो? मैंने उससे पूछा। हाँ बर्नी, तुम्हें सब कुछ बता देगा। अगर वही सारी योजना का करता धरता है तो मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। क्या मतलब? उसने कठोर दृष्टि से मुझे देखा। यह सारी हवाई उड़ान है। इसी की बदौलत मैं यहां आ पहुंचा और फिर तुम मुझ पर आ गिरी और तुमने उस मोटे भैंसे को मुझसे टकरा दिया। क्या यह सब बर्नी के दिमाग की उपज है? हाँ, पैसे का आकर्षण जरूर है, किंतु पूरी तरह संतुष्ट होने पर ही मैं काम में हाथ डालूंगा। तुम बर्नी से बात करना। शेष रास्ता हमारा चुप्पी में कटा। जब मोटर मेरे केबिन के बाहर खड़ी हुई तो उसने अपनी वही पुरानी सेक्सी मुस्कान मुझ पर फेंकी। आओ बाकी रात हम साथ ही गुजारें, उसने कार में से बाहर निकलते हुए कहा। मैंने उसे घूर कर देखा। नहीं, तुम बर्नी की गर्लफ्रेंड हो, इस बात को हमेशा याद रखना, समझी? उसने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा। मैं चुपचाप कार में से निकला और केबिन में घुस गया। 6:45 पर टिम ओब्रेन आया। उस समय मैं पोर्च में बैठा कॉफी पी रहा था। उसने कहा, तुम बहुत जल्दी उठ गए। हाँ, मैं रनवे की ओर जाने की सोच रहा था। अगर तुम मुझे कोई काम बता सको तो मुझे खुशी होगी। मैंने कॉफी समाप्त की। ये बारूद से जो चट्टानें उड़ाई जाती हैं, इस बारे में कुछ जानते हो? नहीं। तब बुलडोजरों के बारे में कुछ जानते हो? हाँ। बहुत अच्छे। तब तुम बुलडोजरों की देखभाल करना। आखिर तुमने काम करने का निर्णय कर ही लिया। जब मुझे काम का पैसा मिलेगा तो मुझे काम करना चाहिए। टिम, तुम मेरे बॉस हो। मुझे जो काम बताओगे मैं वही करूंगा। सारा दिन मैंने धूल, गर्मी और शोरगुल के बीच गुजारा। 4 बार मुझे एक बुलडोजर को ठीक करने के लिए बुलाया गया और चारों बार मैंने उसे दुरुस्त कर दिया। मुझे इंजन की मशीनरी सीधी सरल लगी। लंच के समय टिम ओब्रेन आया। हम दोनों ने पेड़ के नीचे बैठकर इकट्ठे ही लंच किया, हैमबर्गर और कॉफी। रात सोने से पूर्व जब मैं ऑल्सन के बारे में सोच रहा था तो मेरे मस्तिष्क में यह विचार कौंधा कि ऑल्सन जो योजना बना रहा है वह शायद चोरी की है। मुझे लगा कि मैं फंस गया हूं। मैंने यहां आकर अच्छा नहीं किया। अगले दिन 6 बजे के करीब में काम में जुटा हुआ था। मैंने देखा वह तीनों निग्रो जो मेरे आसपास खड़े मुझे काम करता देख रहे थे एकदम पत्थर की जड़ मूर्ति की तरह स्थिर हो गए। उनकी बड़ी बड़ी काली आंखें भय से एकदम सफेद लगने लगीं। मैंने मुड़कर अपने कंधे के पीछे की ओर देखा। मुझसे कुछ ही गज के फासले पर खड़ी एक औरत मेरा निरीक्षण कर रही थी। वाह वाह, क्या औरत थी, देखकर जैसे गश खा गया। मैं स्वयं तुरंत समझ गया कि यही मिसेस लेन एसेक्स है। उसके खूबसूरत लाल बाल कंधों पर लहरा रहे थे। चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी गहरी नीली आंखें, तीखी नाक, वह प्यारा जिस्म सचमुच वैसा ही था जैसा शायर लोग अपनी शायरी में वर्णन करते हैं। उसने घुड़सवारी की पोशाक पहन रखी थी। उससे कुछ ही दूर पर एक निग्रो 2 घोड़ों की लगाम थामे खड़ा था। उसने घुटनों तक लंबे काले बूट पहने हुए थे। अपने एक बूट पर उसने 4-5 बार जोर जोर से चाबुक फटकारा और अपनी नीली आंखों से मेरा इस तरह निरीक्षण करने लगी जैसे कोई पशुओं का सौदागर सोच रहा हो कि यह बैल खरीदा जाए या नहीं। वातावरण में एक अजीब सा तनाव पैदा हो गया था। मैं अपने धूल और ग्रीस भरे हाथों को रद्दी कपड़े से साफ करने लगा। तीनों निगरों बड़ी सावधानी से और धीरे धीरे वहां से खिसक गए। कौन हो तुम? तेज आवाज में उसने बड़ी उदंडता से पूछा। मुझे पैम की बात याद आ गई।
उसने कहा था कि मिसेस लेन एसेक्स इस दुनिया की सबसे बड़ी कमीनी कुतिया है। मैंने नम्रता से कहा, मैडम, मेरा नाम जैक क्रेन है। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? मैंने सोच लिया था कि इसकी अकड़ को मैं अपनी मृतता से ही बस में करूंगा। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आप ठीक कहती हैं, मैडम। मैं अभी आया हूं और ब्रेन ने मुझे जो काम दिया है वही कर रहा हूं। ओ ब्रेन कहाँ है? तभी बारूद का तेज धमाका हुआ। आवाज सुनकर दोनों घोड़े भड़क उठे। उनको खड़ा करने के लिए लगाम से जूझते नीगरों को उन्होंने करीब करीब गिरा ही दिया था। मैं तेजी से उसके पास पहुंचा। बड़े वाले घोड़े की लगाम उसके हाथ से खींचकर मैंने अपने जिस्म की सारी ताकत लगाकर उसको भागने से रोका। निगरो बेचारा दूसरे घोड़े को रोकने के लिए संघर्ष करने लगा। मैडम, यहां पर बारूद से चट्टानें उड़ाई जा रही हैं। यह जगह घोड़ों के लिए नहीं है, मैंने कहा। उसने मेरे हाथ से लगाम खींची और उछलकर घोड़े की पीठ पर सवार हो गई। तब तक वह निगरो भी अपने घोड़े पर बैठ गया था। उसने कहा, सैम, दूसरा धमाका होने से पहले तुम इस घोड़े को लेकर यहां से निकल जाओ। सैम मेरी ओर देखता हुआ घोड़े को सर पर दौड़ाता वहां से निकल गया। वह अभी भी घोड़े की पीठ पर बैठी थी। तुम घोड़ों के बारे में बहुत कुछ जानते लगते हो। तुमने बोर्जियो को बहुत अच्छी तरह संभाल लिया। उसी समय भयंकर विस्फोट हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे पांव के पास ही बहुत भारी बम का गोला फेंक दिया हो। घोड़ा तेजी से हिनहिनाया और उसने अपनी गर्दन जोर जोर से ऊपर नीचे की। मिसेस एसेक्स अपने को संभाल पाती इससे पहले ही वह पीठ के बल धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। मैंने नीचे झुककर उसे देखा। वह बेहोश थी। मुझे लगा कहीं इसकी रीढ़ की हड्डी ना टूट गई हो। कई नीग्रो इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने गोल घेरा सा बना लिया था। सब आंखें फाड़े उत्सुकता से देख रहे थे। ओ ब्रेन को बुलाओ, मैं चीखा। मुझे जीप चाहिए। उनमें से 5 नीग्रो तेजी से दौड़कर दूसरी ओर चले गए। मैंने धीरे से उसे छुआ। उसने अपनी आंखें खोली। मिसेस एसेक्स, क्या मैं आपको उठा सकता हूं? मैं ठीक हूं, उसने कहा और अपने हाथ व पैर हिलाकर देखे। ओह गॉड, मेरे सर को क्या हुआ है? कहते हुए उसने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। आप चिंता ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए मैंने उस पर दृष्टि डाली। ची करती हुई एक जीप हमारे करीब आकर रुकी। मैं तुमको अस्पताल ले जाऊंगा। मैंने अपनी बाहों का सहारा देकर उसे उठाया और उसको जीप के पास ले गया। मैंने उसे निगरों के पास बैठाया और खुद भी अपनी बाहों को उसके इर्द गिर्द लपेटकर उससे सट कर बैठ गया। मैंने निगरों से कहा, हॉस्पिटल चलो। जीप बहुत तेज मत चलाना, सावधानी से ले चलो। 10 मिनट में हम एयरपोर्ट के हॉस्पिटल में पहुंच गए। हमारे वहां पहुंचते ही कई नर्स और डॉक्टर आ गए। उसे स्ट्रेचर पर लिटाया, तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। तभी एक शोर मचाती जीप आ पहुंची। उसमें से ओ ब्रेन बाहर निकला। मैंने उसे इस दुर्घटना की पूरी कहानी सुनाई। ओफ, वो क्या मुसीबत है। यह वहां क्या करने आई थी? इसकी आदत है बिना जरूरत हर एक काम में अपनी नाक घुसाने की। अगर एसेक्स ने सुन लिया तो मेरी नौकरी जा सकती है। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा। हम अस्पताल के अंदर घुस गए। वह वातानुकूलित था। रिसेप्शन पर एक नर्स बैठी थी। वह कैसी? मैंने पूछा। डॉक्टर विंटर उनको देख रहे हैं। तभी एक डॉक्टर बाहर आया। वह कैसी हैं डॉक्टर? वह ठीक हैं। कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी। हाँ, तेजी से गिरने से धक्का जरूर लगा है। वह अपने घोड़े के बारे में पूछ रही हैं। डॉक्टर मुस्कुराने लगा। आप उनसे कह दीजिए घोड़े के बारे में उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसे मैं ढूंढ लूंगा। मैं बाहर तेज धूप में निकल आया और जीप स्टार्ट करके उस ओर दौड़ा दी जहां उस घोड़े ने उछाल मारी थी। मैं 2 घंटे तक उसे ढूंढता रहा। आखिर एयरपोर्ट से बहुत दूर घने जंगल में मुझे वह मिला। यह मेरा सौभाग्य था कि वह नजर आ गया। मैंने उसे पकड़ा और जीप से बांध दिया। जब मैं वापस अस्पताल पहुंचा तो मिसेस एसेक्स के घोड़ों की देखभाल करने वाला अस्पताल के बाहर ही खड़ा था। उसने मुझे देखा और घोड़े को जीप से खोल लिया। जेम्स हेडली चेइस के रोमांचक उपन्यास मौत आई हीरे लाई का दूसरा भाग यहां खत्म होता है। आपको यह कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले भाग के साथ।